वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 14 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की लेक्चर में अध्याय 15 को हम लोग शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य हमारा ये चैप्टर है। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 30 नंबर की लेक्चर है। अगर 29 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य से को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तब उसके बाद आपको ये मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है 326 ईसा पूर्व से। आप जानते हैं 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, और जब ये भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो इस कड़ी में चाणक्य मगध साम्राज्य धनानंद के पास गया और वहाँ पर जाकर उनको बताया कि भारत पर एक बहुत बड़ी आक्रमण होने वाली है। इस आक्रमण को आप ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। और इस बात से लेकर के माना नहीं धनानंद, और धनानंद न मानते हुए चाणक्य को अपनी पूरे भरी दरबार में बेइज्जती करके निकाल दिया। अब वही बेइज्जती करके निकाला तो उसी के बाद से चाणक्य ने भी अपना प्रण ले लिया कि जब तक इस धनानंद के साम्राज्य का अंत नहीं करेंगे तब तक अपना चोटी जो नहीं बांधेंगे। तो इस कड़ी में उसने एक शूद्र के बच्चा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उनको उठाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर गए, नालंदा विश्वविद्यालय लेकर गए और वहाँ पर ले जाने के बाद उसको पढ़ाई लिखाई और वहीं बाद में चल करके मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो इस तरह से कहानी की शुरुआत हुई और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी या मौर्य वंश की कहानी। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ, मौर्य साम्राज्य के ऊपर। चलिए सुनेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से करी है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है सेंड्रोकोटस किनका उपनाम है या फिर किनका निकनेम है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक ब्रिसल या फिर आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसी से विशाखदत्त के ही मुद्रा राक्षस किताब से हमको ये मालूम चलता है कि मौर्य साम्राज्य एक शूद्र में पैदा हुआ एक बालक था। ये घनानंद को हराने में चाणक्य या फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, और इसी के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो हम अभी शुरू में ही बताया कि एक व्यक्ति थे चाणक्य। कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी? जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस सिकंदर के आक्रमण को लेकर के चिंतित हुए चाणक्य, और चाणक्य गए किसके पास? तो इस समय मगध वंश का संस्थापक, मगध में शासन चला रहे थे धनानंद के पास गए, परंतु धनानंद उनको बेइज्जती करके अपने दरबार से निकाल दिया। उसी में कुछ नोकझोंक के कारण चाणक्य की चोटी खुल गई थी, और उसी के बाद चाणक्य ये प्रण लिए कि जब तक धनानंद का अंत नहीं होगा तब तक हम इस चोटी को नहीं बांधेंगे। और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के एक नालंदा विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाया और पढ़ाने के क्रम में एक योग्य शासक के रूप में नियुक्त किया, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के धनानंद को पराजित कर दिए। और बाद में वहीं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बना, और वहीं चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन भी पूछती है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अगर ये इकोनॉमिकल सेक्शन में पूछे तब उस कंडीशन में भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया और जो अर्थशास्त्र के जनक होंगे एडम स्मिथ होंगे। परंतु अगर हिस्ट्री के सेंस में पूछे तो उस कंडीशन में आपके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? चाणक्य होंगे। ठीक, ध्यान में रखेंगे। और हम शुरू में बताए थे आपको चाणक्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य के गुरु बताए थे आपको अरस्तु, और अरस्तु के गुरु बताए थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु बताए थे सुकरात। एक नोट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है, और उसने अपने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौन कौन अंग? तो एक, राज्य के अंतर्गत स्वामी होंगे, अमात्य होंगे, जनपद होंगे, दुर्ग होगा, कोष, दंड, सेना और मित्र। इसी को सप्तांग का कहे हैं। कौन? कौटिल्य। ये अपने अर्थशास्त्र नामक किताब में बताए हैं कि कोई भी राज्य हो, राज्य इन द सेंस की कोई कंट्री और कोई भी देश हो, तो उसमें 7 अंग होने चाहिए। स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब उसका सेना, जनपद मतलब लोग, दुर्ग मतलब एक बहुत बड़ा किला, कोष मतलब मुद्रा का भंडार, दंड मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो उसमें दंड, और सेना और मित्र। ये 7 चीज़ें होंगी तो उसी को सप्तांग कहते हैं।
नेक्स्ट आएंगे, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। और कब राजगद्दी पर बैठे? तो 322 ईसा पूर्व में। और जस्ट इससे 4 साल पहले ही 326 BC में किनका आक्रमण हुआ था? तो भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि जैन धर्म का ये एक अनुयायी थे और जैन धर्म में 1-2 आदमी थे, स्थूलभद्र, और उनके साथ ये कर्नाटक चल गए, जहाँ पर कहा जाता है कि संलेखना या फिर संथारा विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। संलेखना या फिर संथारा विधि से। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछती है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम सांस किस जगह पर लिया था? तो अंतिम सांस वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में लिए थे। या फिर क्वेश्चन पूछती है कि इन्होंने अपना मृत्यु किस प्रकार से करी थी? तो संलेखना या फिर संथारा विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, क्योंकि हम आपको शुरू में बताया था कि जब यहाँ से सिकंदर वापस चल गया तो सिकंदर का ही सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वापस आया भारत में इन पर आक्रमण करने के लिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। हमको शुरू में बताया था कि जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया तो इसका पाला चंद्रगुप्त मौर्य से पड़ा, क्योंकि शुरू में सोच कराया था कि धनानंद ही होगा मगध पर और उसके को हरा करके पूरे भारत पर कब्जा करेंगे, परंतु इसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बुरी तरह से हराया। और हराने क्रम में इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम था कार्नेलिया या फिर इसी का नाम था हेलेना। तो ये हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करके उनको 4 क्षेत्र जो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान या फिर इसी को बोलते हैं एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपिनिसडियाई, इन 4 क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो ससुर थे, फादर इन लॉ थे, उनको बदले में 500 से 600 हाथी गिफ्ट में दिए थे। ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और मेघास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत भी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसे कहा जाता है कि जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तो बदले में उनके साथ मेघास्थनीज को उसका संरक्षक बना करके भेजा था, मेघास्थनीज को। और वहीं मेघास्थनीज जब भारत में है तो भारत के इतिहास को पढ़ करके वहीं अपना एक बहुत बड़ी किताब लिखते हैं, जिस किताब का नाम था इंडिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछती है कि बताइए इंडिका किस लेखक की पुस्तक है? तो मेघास्थनीज की है। मेघास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और मेघास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है राजा को, और उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये उनकी विशेषता बता रहे हैं मेघास्थनीज अपने पुस्तक में कि सम्राट जो होता है जनता के हमेशा सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें सोने के पालकी में ले जाया जाता है और जो उनके अंगरक्षक होते हैं, जो उनके रक्षक होते हैं, उनको सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं वो लोग। कुछ अंगरक्षक कहा जाता है कि पेड़ों को लेकर चलते थे। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जिनको ट्रेनिंग दिया गया था, उस प्रकार के तोते। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ऐसा उनके बारे में मेघास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है। पाटलिपुत्र के बारे में इसने क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, एक विशाल किला से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं। इसके अलावा 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी में अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरे से घिरा है। ये राजा के बारे में मेघास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में पूरा इतिहास लिखता है कि ऐसे ऐसे राजा किया करते थे। नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए एक युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ है उसको बताया है। इसके अलावा प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। हम अभी बताएं कि बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और बदले में जो सेल्यूकस निकेटर था 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया और 4 क्षेत्र देने के बाद बदले में इस चंद्रगुप्त मौर्य ने को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी, या फिर इसी को बोलते हैं संलेखना या फिर संधारा विधि द्वारा। तो ये थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी। और आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी का पुत्र बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी बना। तो आइए अब बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला, ठीक, तो इसलिए इसको अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभी हम बात की चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस धर्म से संबंधित था, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। अब आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी, और हम आपको शुरू में भी 3rd चैप्टर या फिर 4th चैप्टर में मैंने इसको पूरा बताया था आपको, आजीवक संप्रदाय क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश कहा जाता है कि स्ट्रैबो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो लिखते क्या हैं कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था। इसे ही मेघास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा जाता है। तो इतनी बातें थी आपकी बिंदुसार की। क्या क्या बातें रहीं, तो बिंदुसार में पहला पॉइंट तो आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था, उनका उत्तराधिकारी था, 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। यह आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, और वायु पुराण में इसी को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, ठीक। अब आएंगे यहाँ पर ध्यान देंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच था, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन इसमें मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले पुत्र सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। इसे कहा जाता है कि बिंदुसार लगभग 16 से ज़्यादा विवाह किया था अपने पूरे जीवन काल में, और इसका लगभग 100 से अधिक पुत्र थे। 100 से अधिक पुत्र थे, और इस 100 से अधिक पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। और ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह को नहीं दबा पाने के कारण यह अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम भी उस विद्रोह को शांत कराने में असफल रहा। फिर उसने अशोक को वहाँ पर भेजा, और अशोक वहाँ पर जब गया तो उसने पूरे के पूरे विद्रोह को शांत करा दिया। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कुछ चीज़ें मांगी थी, जिनमें क्या क्या चीज़ थी, तो मदिरा, शराब थी, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक के भेजने की प्रार्थना की थी। परंतु सीरियन नरेश जो था उसने मना कर दिया। क्या चीज़ में, तो मदिरा भेजा, सूखा अंजीर भेजा, परंतु उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्यों? उसका मानना था कि दार्शनिक हमारे यहाँ पर व्यापार नहीं होता है। मदिरा आपने मांगा, मदिरा हमने दे दिया आपके, सूखा अंजीर मांगे आप, सूखा अंजीर आपको मिल गया, परंतु कोई दार्शनिक हम आपको नहीं भेजेंगे। इसके बाद बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अपने जीवन काल में कुल 16 राज्यों को इसने जीता था, और ऐसा कहा जाता है 15 से 16 इसने विवाह भी स्थापित किया था, और 100 से अधिक इसका पुत्र भी था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक हुआ करता था,
ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपकी कहानी रही किसके, तो बिंदुसार के बारे में। तो इस टॉपिक में हम बात किए कि आखिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी हम इसमें देखें। फिर हम इसमें आपकी चाणक्य के बारे में देखें, और फिर इसमें देखें हम क्या चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना, तो उसके पुत्र के बारे में हम यहाँ पर देखें। अब हम कल के लेक्चर में बात करेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार का ही पुत्र हुआ अशोक, और अशोक किस प्रकार अब शासक बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मार करके और तब मगध का साम्राज्य बना। तो ये क्या कहानी थी, इन सभी चीज़ों को हम कल बात करेंगे अशोक के बारे में। तो आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी का हम कल बात करेंगे अशोक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।